बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कैपिटल वन टीवी। आमिर महबूब साहब पहले की तरह हमारे साथ मौजूद हैं और तीन बड़ी ख़बरें आज हम डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मुख्तलिफ जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं और यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत जो मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में उनके लिए दो तीन बड़े सवाल जो हमने देखा कि वो बार बार करते रहे। एक तो जो गाड़ियों के मामला कहा गया कि जी बाहर की गाड़ियाँ जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ियाँ जो है वो किस तरीके से बड़े बड़े अफसरान ने जो है वह हड़प कर ली हैं। उस पर हम देख रहे हैं कि क्या मामला है, कौन से अफसरान ने ये हड़प की हैं और किस तरीके से। ये प्रीवियस गवर्नमेंट का मामला है। और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में जो वज़ीर-ए-आज़म हैं और सदर रियासत जो है बरस सुल्तान और सरदार तनवीर इलियास की मुलाकात काफ़ी अरसे से नहीं हो पा रही। उस मुलाकात में रुकावट कौन है, इस पर भी कोशिश करेंगे बात करने की। और साथ साथ अली मीन गंडापुर सुना है कि नाराज़ हैं जो सरदार तनवीर इलियास से भी, कि जो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब हैं उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात उन पर लगाए हैं। और ज़ाहिर इल्ज़ामात किस वजह से लगे आप बखूबी जानते हैं कि उन्होंने सरदार तनवीर इलियास के लिए जो भी किया। इसके साथ साथ एक और ख़बर है जो बड़ी आजकल डिस्कस हो रही है कि आज़ाद कश्मीर जो कोटली स्पेशली है, वहाँ पर एक एरिया जहाँ पर बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा डूब रहे हैं। वहाँ पे उस नाले को कुछ तो मुख्तलिफ तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन वजह क्या है, इंतज़ामिया नाकाम क्यों हो, उस पर भी बात करें। आमिर साहब, सबसे पहले ये जो गाड़ियों का मामला है ये क्या मामला है और ये किस तरीके से इतना बड़ा स्कैंडल सामने आ गया और बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी सामने आ रहे हैं। देखिए, इसमें जो बात है नवीद साहब, ये गाड़ियों वाला मामला ये आज का नहीं है। बेसिकली ये उस वक्त हुआ जब आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुख्तलिफ जो गाड़ियाँ मिलती हैं या जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत की गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, उन्हें जब बेचा जाता है, एक जो महकमा है उनका सर्विसेज डिपार्टमेंट, तो उनकी जब नीलामी होती है गाड़ियों की तो ये फिर पहुंची जाती हैं। किसी ने को मुफ्त नहीं ले ली या हड़प नहीं की हुई। असल ये इशू है कि ये जब 13वीं तरमीम के बाद कुछ यूनाइटेड नेशन की जो गाड़ियाँ महकमा हेल्थ में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और मुख्तलिफ जो प्रोग्राम इंटरनेशनल लेवल के जो डोनर्स के ज़रिए चल रहे थे, उनकी जब गाड़ियाँ मुख्तलिफ लोगों को बेची गई तो ये इंकशाफ हुआ कि इनकी कस्टम ड्यूटीज़ नहीं पे हुई। जो कस्टम ड्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा थी, वो पे करके वो गाड़ियाँ शायद अपनी मालियत या वो जिस हालत में थी उससे वो कई गुना वो महंगी वो मिल सकती थी। तो इस मामले को हल करने के लिए उस वक्त राजा फ़ारूक हैदर साहब, क्योंकि 13वीं तरमीम भी हो चुकी थी और आज़ाद कश्मीर में ये जो डिपार्टमेंट थे, इनकम टैक्स वगैरह ये आ चुके थे, तो उस वक्त फ़ारूक हैदर साहब ने या उनके वो लोग, उन्होंने हल निकाला उस वक्त कि किसी तरह ये गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो सकें। तो उन्होंने कहा एक नोटिफिकेशन के ज़रिए हुक्म दिया जाए, अगर नोटिफिकेशन इनको इस्तिस्ना दे दिया जाए। सही है। जब वो इस्तिस्ना दे रहे थे तो उस वक्त इसमें कस्टम ड्यूटी का भी इस्तिस्ना दे दिया उस नोटिफिकेशन के तहत। अब कस्टम जो है वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत का सब्जेक्ट नहीं था, वो हमेशा से वफाक का सब्जेक्ट था। तो उस वक्त भी महकमा के जो लोग थे उन्होंने ये मामला उठाया था कि ये गाड़ियाँ रजिस्टर नहीं हो सकती। और ये जो है वो आज ये मामला नहीं हुआ, ये ख़बर जो आई है ये पिछले 1 साल सवा साल से जब से नोटिफिकेशन हुआ था इन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल पेंडिंग था। असल मामला उस वक्त शुरू हुआ जब ये जो ख़बर आपके सामने आई है या ये जो स्कैंडल के तौर पे पेश की जा रही है, जब नए चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एडिशनल आईजी आज़ाद कश्मीर फ़हीम अब्बासी साहब तैनात हुए, तो उनको जब शायद जो मेरी इत्तला है शायद ब्रीफिंग दी गई या जब उन्हें बताया गया कि जी ये गाड़ियाँ हैं, तो इत्तेफाक से उन गाड़ियों में कुछ गाड़ियाँ ऐसी थी जिनके, फ़हीम अब्बासी साहब का एक इशू है कि वो होता है ना, कुछ बाद लोग अपने बात दिल में रख लेते हैं और हमेशा जो है वो कोशिश करते हैं कि उनके साथ वो ज़िद निभाई जाए। तो इसी तरह इनका ये इशू था कि एक तो इनकी माजी में जितने आज़ाद कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रहे हैं या मौजूदा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं और जो आएंगे उनके साथ इनकी कभी नहीं बन सकेगी, ना कभी बनी है कि कोई ऐसा आईजी हो जो इनका फेवरेट हो। उस वक्त जब ये बहुत जूनियर थे, जब से सीनियर हुए हैं तो सारे लोग जूनियर आ रहे हैं, तो शायद एक इनके जहन में ये बात है कि जी हर बंदा आज़ाद कश्मीर में उनसे जूनियर है, वो अपने आप को वो थोड़ा सा शायद सुपीरियर समझते हैं या शायद होंगे भी सुपीरियर और इस वजह से वो आज़ाद कश्मीर में वो किसी को पसंद नहीं करते। और ये भी बड़ी हैरत की बात है कि उन्हें भी बहुत कम अफसरान, जो पुलिस ग्रुप के अफसरान हैं उनमें से
आज तक जो मैंने देखा है तो बहुत कम लोग हैं जो फ़हीम अब्बासी साहब के हवाले से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात ना हो या उनके रवैये के ऊपर उन्हें इशू ना हो। तो जब फ़हीम अब्बासी साहब को ये ब्रीफिंग दी गई तो फ़हीम अब्बासी साहब ने को पता लगा कि इंस्पेक्टर जनरल उस वक्त के सलाहुद्दीन मसूद साहब जो KPK के भी रहे, बाद में भी चले गए, सीनियर ग्रेड 22 के ऑफिसर थे, तो उनकी गाड़ी है। इसी तरह उन्हें बताया गया कि सेक्रेटरी सर्विसेज जो हैं अमजद परवेज़ साहब, शायद उनके पास कोई 1-2 गाड़ियां हैं। इसी तरह उन्हें बताया गया कि आसिफ शाह साहब जो अब पहले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, आजकल प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर के साथ सेक्रेटरी हैं, उनकी या उनके किसी अजीज़ का नाम ले के बताया गया कि इन लोगों की गाड़ियाँ हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हो रही और इस वजह से ये मामला हाईलाइट किया जा रहा है। तो वो इत्तेफाक से फ़हीम अब्बासी साहब सलाहुद्दीन साहब के भी खिलाफ थे। अमजद परवेज़ साहब ने अभी जब उनकी तकर्री थी उस वक्त बतौर सेक्रेटरी सर्विसेज उनके खिलाफ नोट लिखा हुआ था। इस तरह आसिफ शाह साहब के साथ भी उनका कोई जैसे पर्सनैलिटी क्लैश होता है आज़ाद कश्मीर में, आधे आज़ाद कश्मीर के साथ तो फ़हीम अब्बासी साहब का पर्सनैलिटी क्लैश है और बाकी जो आज़ाद कश्मीर है उनसे वो समझते हैं कि वो उनसे शायद सुपीरियर हैं। तो ये इसके ऊपर उन्होंने रद्द अमल दिया। तो मेरी तो इतला यही है कि ये जो खबरें सबका IG के ख़िलाफ़ और ये है तो ये शायद एक तयशुदा मनसूबे के तहत जो है उनके साथ किया गया है। तो ये गाड़ियाँ मैं आपको बता रहा हूँ ये पहले भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकी ना। फ़हीम अब्बासी साहब तो 1 हफ़्ता हुआ है अभी उन्होंने वो लगे हैं 4 इसका हल क्या होगा? कस्टम पे करना पड़ेगा फिर? देखें कानून कायदे के मुताबिक तो ये बात दुरुस्त है कि रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन ये गाड़ियाँ पहले ही रजिस्टर्ड नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं थी कि इन्हें कोई रजिस्टर्ड किया जा रहा था, वैसे हाइप क्रिएट की गई है। तो ये मेरे ख्याल में इन अफसरान की जो ज़ाती चपकलश है उसका ये शख्साना है। सही है। अच्छा, दूसरी जो बड़ी अहम खबर है कि आल्दो की ये कहा जा रहा था पहले कि जी बैरिस्टर सुल्तान जो है और सरदार तनवीर इलियास के दरमियान एक जो आपस में मायदा हुआ और जो सीनियर वजारत है यानी वो ज़ाहिर सीनियर वज़ीर थे और उनके पास जो कलमदान थे वो सारे के सारे यासूर सुल्तान को मिलेंगे और एक इस पे डील भी कहा जा रहा है कि हुई है कोई कई जगह तो ये बात हुई कि पैसों की भी कोई लेन देन हुआ है। तो बैरिस्टर सुल्तान और उनका एक कहा जा रहा था कि आपस में किसी मामले पे बात करके उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया, लेकिन उसके बाद मुलाकात नहीं हो सकी। अब उसमें मुख्तलिफ़ तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं, अपोजिशन और तरह की बातें कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? मेरा तो ये ख्याल है कि एक तो ये बात है कि जब भी मलिक रियाज का नाम आएगा और जब भी तनवीर इलियास साहब का नाम आएगा या इसी तरह के किसी और बड़े सरमायादार का नाम आएगा तो हर चीज़ जो है वो रिलेट कर जाती है पैसों से। तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई भी है कि पैसों का लेन देन ज़ाहिर ये लोग करते रहे हैं, माजी में भी करते रहे हैं और अब ये बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके जो है सिस्टम को सुधारने के लिए आए हैं। तो ये शायद उनका हक़ है, उन्हें शायद ये बेहतर लगा होगा तरीक़ाकार के सारे माशरे को, सारे सिस्टम को करप्ट करके आइए माशरे को ठीक करते हैं। लेकिन जहाँ तक ये जो एपिसोड है इसके वाले से कुछ लोगों की इतलात आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमारे पास बड़ी मुसद्दक़ा इतलात हैं कि कुछ लोगों ने पैसों का लेन देन किया, लेकिन बहुत सारे लोगों का ने वो पैसे नहीं लिए और बड़े करैक्टर का मुजाहरा किया और वो लोग कोई बहुत ज़्यादा अमीर लोग भी नहीं थे, हालांकि रवायती सियासतदान भी थे उसमें। तो बाद लोगों ने बड़े करैक्टर का मुजाहरा किया और बाद लोगों ने बहुत करैक्टर लेस होने का मुजाहरा किया। तो ये बात है, लेकिन हम क्योंकि इस बात पे वो किसी का ज़ाती इशू होगा, किसी का नाम लेना या ना लेना, लेकिन हम जो है वो सियासी बात करते हैं। तो सियासी बात ये है कि वैसे सुल्तान महमूद चौधरी की और तनवीर इलियास साहब की आपस में कोई बातचीत नहीं हुई थी कि उनके साथ क्या है। ये सारा कुछ हुआ था अली मीन गंडापुर के साथ, जो बैरिस्टर के साथ भी जो मामलात हुए थे, जो तनवीर साहब के साथ भी मामलात हुए थे, वो अली मीन गंडापुर के थे। इनकी आपस में कोई बात नहीं है और ये जो वादे पूरे नहीं हो सके, ज़ाहिर है तनवीर इलियास साहब का वो ग्रुप था जो इनवारुल हक साहब उसमें थे, तो उन्होंने अपने ग्रुप ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और वो अच्छी हिकमत अमली के तहत बैरिस्टर सुल्तान महमूद के ख़िलाफ़, इनवारुल हक साहब बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, सियाने भी हैं, चालाक भी हैं, तो वो कामयाब रहे इस सारे मरहले में। तो उन्होंने चौधरी कुछ वजारतें जो हैं जो बैरिस्टर सुल्तान के ग्रुप में थी आपस में उन्होंने उन्हीं के ग्रुप में दे दी ताकि उस पर अगर रद्द अमल करें तो वो होगा। उसके ऊपर बैरिस्टर सुल्तान ने रद्द अमल नहीं किया, लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने सरदार मोहम्मद सैन साहब के हवाले से, सबिया सदीक साहिबा के हवाले से और कुछ वजारतें जो उनके ग्रुप की उठा के दूसरी दी हैं उनके ऊपर तफज़ात का इज़हार किया और वो मेरे ख्याल में उनका मामला जो है वो ये है। सदर वज़ीर-ए-आज़म की 2-3 मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज पे हुई। जब अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी और सदर बाहर से आए थे तो उन्होंने
पार्लिमानी पार्टी के एजाज़ में एक शाइया दिया था, अफ्तार डिनर दिया था उस वक्त रमज़ान में। एक तो वो हो गई थी मुलाकात, ठीक। उसके बाद अल्फ वाले दिन भी इनकी मुलाकात हुई और उसके बाद भी एक मुलाकात हुई, लेकिन काबीना बनने के बाद जो है जो वादे किए गए थे उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। तो मेरा ये ख्याल है कि उसमें भी दरमियान में दोस्त जो हैं कुछ रोल प्ले कर रहे थे। तो ये ख्याल किया जा रहा है कि शायद आइंदा आने वाला जो हफ्ता है इसमें मुलाकात जो है वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की तय हो जाएगी। अब ये देखना होगा कि उसमें बैसल सुल्तान महमूद चौधरी क्या हासिल करते हैं या वो क्या हासिल करते हैं। लेकिन बज़ाहिर यही इतला है कि जो तनवीर इलियास साहब का ग्रुप है, क्योंकि बैसल सुल्तान महमूद चौधरी का ये मौक़िफ़ है कि आया उन्होंने पूरी हुकूमत के साथ लेके चलना है या अपने ग्रुप को साथ लेके चलना है। अच्छा, तो अगर अब ये देखना पड़ेगा कि इस हफ्ते में मेरा ये ख्याल है कि अगले हफ्ते के अख्ताम से पहले इन मुलाकात हो जाएगी। और बज़ाहिर कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं हैं, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो हल तलब हैं, और मेरा ख्याल है कि ये दोनों एक दूसरे को चलाना चाहते हैं। सही है। तो उसमें अगर ये संजीदा हुए तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं। लेकिन कब तक, एक तो बात ये भी हो रही है कि उन्होंने सरदार तनवीर इलियास साहब ने कुछ लोगों से ये भी कहा था कि 15वीं तरमीम भी होगी, कश्मीर कौंसिल के इख्तियारात भी दिए जाएंगे। देखिए, जो 15वीं तरमीम की बात हो रही है वो इनके पास तो मतलूबा तादाद ही नहीं है। आज हसन इब्राहिम साहब भी अपोजिशन बेंचों पे बैठ गए हैं, पहले वो हुकूमत के साथ थे और आज बाज़ाब्ता पहली दिन जो है वो उन्हें अपोजिशन बेंच के ऊपर बैठे हैं। तो इनकी तादाद जो है वो कम हो रही है। अब इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि इनका ख्याल ये है, अब ये वही प्रॉब्लम है जैसे तनवीर इलियास साहब का और मलिक रियाज साहब का, जहाँ नाम आता है पैसों की बात आ जाती है। तो अभी ये कहा जा रहा है कि पीपल पार्टी में एक मखसूस ग्रुप को उन्होंने कुछ माली वो जो है वो दे के, अट्रैक्शन दे के, कोई पुरकशिश मराद दे के, ये तो बात हो रही है कि ज़रदारी साहब वैसे खामोश नहीं हो सकते। इसी तरह जो है वो मुस्लिम लीग नून के एक दो लोगों के साथ उन्होंने बात की हुई है। अब ये देखना है कि आया मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी में से कोई अपनी पार्टी में से बगावत करके वोट करने की पोजीशन में, मेरा ये ख्याल है कि ऐसी पोजीशन में नहीं है, क्योंकि सियासत है, लोग यकीन दहानियाँ करा लेते हैं लोग अपने फ़ायदे के लिए, और फिर पैसे शैसे के लोगों को बाद सियासतदानों की ज़रूरत भी होती है और बाद के लिए बहुत अट्रैक्शन होती है। तो मेरा ख्याल है कि 15वीं तरमीम जो है वो कोई इतनी आसान नहीं है। पॉलिटिकल डील करने की कोशिश की गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मुस्लिम लीग नून या पीपल पार्टी की जो क़यादत है वो ये कैसे कह सकती है कि तनवीर इलियास साहब 30 वज़ीर बना लें और उसके बाद जो है वो 4.5 साल तक हुकूमत करते रहे, उनके पास इतने माली वसाइल हैं कि वो इसके बगैर भी हुकूमत उन्होंने वो कर सकते हैं, और उन्होंने सारा सिस्टम जो है वो यरगमाल बनाने की पोजीशन में। तो मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा रिस्क जो है तहरीक इंसाफ के ऐसे मरहले पर, जब तहरीक इंसाफ जो है मुश्किलात का शिकार है, पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग की क़यादत ले या वो अपने अरकान को माफ़ करे। लेकिन एक चीज़ तो जो नज़र आ रही है, मैं अगले उस कोटली वाले मामले पर जाऊँगा कि एक तो ये बात हो रही है कि जुलाई का तीसरा हफ्ता बड़ा अहम होगा, अदम एतमाद आ सकता है, और फिर क्योंकि उस वक्त तक बजट दोनों तरफ आ चुका होगा और कट भी लग रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में हम देखें कि 5 अरब वहाँ पे सब्सिडी कट कर दी गई है। यही सूरत कश्मीर में, और वफाक में आप समझते हैं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे और ऊपर से उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी या IG किसी और गवर्नमेंट का होगा, उमूर कश्मीर किसी और पार्टी का होगा, प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आला किसी और पार्टी का होगा, तो ज़ाहिर मामला चलाना मुश्किल होगा। नवीद साहब, मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि ये जो अदम एतमाद जिसके नतीजे में तनवीर इलियास साहब वज़ीर आज़म बने हैं, इसकी सिर्फ टाइमिंग मैटर करती थी। वो इतना अच्छा शानदार टाइम था, स्मार्ट मूव किया, स्मार्ट मूव थी, जिसकी वजह से वो वज़ीर आज़म बन गए। और कई बार उन्होंने खुद भी कहा है कि मैं एक बार वज़ीर आज़म बन गया, मेरा ख्वाब भी यही था। सही है। अब उन्होंने 90 दिन दिए थे, 45, आज 43 दिन हो चुके हैं इस हुकूमत को बने हुए। आपने कोई तब्दीली देखी है? अवाम ने कोई तब्दीली देखी है? बल्कि बेशुमार ऐसे मसाइल सामने आए हैं कि टाइम की मैनेजमेंट जो है वो बड़ा मसला है कि सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो इंतज़ार करते रहते हैं, 2-3 दिन तो लेते हैं वो सोने के लिए, हैं सीनियर साफ़ी जो है वो इंतज़ार करते रहते हैं। उनके कुछ इस तरह के मसाइल भी सामने, अभी कोई उस तरह की डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन ये बात है कि अगर तनवीर इलियास साहब, ये एक अहम बात है कि अगर तनवीर इलियास साहब के हवाले से कहा जाता है वो सो के इतना कुछ कर रहे हैं, अगर आप ये सोचेंगे तनवीर इलियास साहब अगर जाग गए तो फिर क्या करेंगे? तो फिर ये जो रवायती सियासतदान हैं, ये बड़े बड़े जो कबाइल प्रस्त लोग हैं, इनका वो क्या हाल करेंगे? तो मेरा ये ख्याल है कि शायद अगर तनवीर इलियास साहब अपनी टाइम की मैनेजमेंट ठीक कर लें तो ये 90 दिन जो उन्होंने खुद दिए थे और जिसमें 45 दिन गुजर चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा थे, शायद वो महीने में भी चीज़ें ठीक कर सकते थे। आज़ाद कश्मीर को मुकम्मल फलाई रियासत बनाना हम सबका एक ख्वाब है, और कोशिश तो कर रहे हैं। अगर ये विजन हो तो हम ये समझते हैं कि उन्हें कामयाबी हासिल हो सकती है। लेकिन ये मेरे लिए हकीकतन ये मैं सोचता हूँ कि अगर तनवीर इलियास साहब सो के ये कर रहे हैं
तो सोए से अगर वो जाग गए तो वो किसी के साथ, इन सब के साथ क्या सलूक करेंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि गुड गवर्नेंस के वो तो कह रहे हैं कि किसी को सर नहीं कहना, ब्यूरोक्रेसी को भी दबा के रखना है, और किसी अगर फीमेल है तो उसको भी आपने सर नहीं कहना। एक चीज़ तो उन्होंने देखे ना, ये वो कह तो रहे हैं अभी, वो ये नहीं कह रहे ना किसी आप एसएसपी को, किसी डीआईजी को या किसी थानेदार को आप सर के बजाय ओए कहेंगे तो आगे से वो जो करेगा तो उसके ऊपर तनवीर लियाज साहब से वो कैसे बचेगा। और किसी खातून को जो है अगर इज्जत एहतराम से ना किया जाएगा तो किसी खातून ऑफिसर के से जो लोगों का हाल होगा उस पे क्या कहा जा सकता है। देखिए मैं समझता हूँ कि शायद ये बेहतर नुकात होंगे। अब इस पे किसी माँ बहन के हवाले से या इस तरह की बात करना मुनासिब नहीं है। हर जो खातून आपसे बड़ी है वो उससे बड़ी बहन होनी चाहिए, जो छोटी है वो छोटी होनी चाहिए, जो आपकी बेटी की उम्र है वो बेटी की उम्र होनी चाहिए, जो माँ है तो उसकी माँ का उम्र होना चाहिए। लेकिन ये जो सरकारी महकमों में लोग बैठे हुए हैं, ये सिविल सर्वेंट हैं, तो इनके लिए अगर ऐसा ज़ाब्ता अखलाक ना भी आता तो कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे जैसे रवायती महकमे जहाँ पे आज़ाद कश्मीर में इज़्ज़त और एहतराम, वज़ादारी और रवादारी है, तो तनवीर लियाज साहब में जो सबसे बड़ी खूबी है, लोग ये समझते हैं कि तनवीर लियाज में सबसे बड़ी खूबी है नवीद साहब की शायद उनके पास पैसे हैं। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि तनवीर लियाज की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो बहुत ही रवादार और वज़ादार आदमी है। ये जो खूबी है वो उन्हें पैसे वालों में भी मुमताज़ करती है और ना पैसे वालों में देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है ना। तो वो मेरा ख्याल है कि ये है, तो इस तरह के ज़ाब्ते अखलाक की शायद ज़रूरत नहीं थी, गैर ज़रूरी काम के लिए उलझा दिया गया। अच्छा, आखिरी कोटली में आपको पता है कि एक एरिया है जहाँ पर बहुत से बच्चे भी डूब गए हैं और बड़ा वहाँ पर तशवीशनाक सूरत हाल है, इंतज़ामिया भी नाकाम है वहाँ पर, जो वालदेन स्पेशली बड़े परेशान हैं। तो वो क्या हो रहा है और इंतज़ामिया क्यों खामोश है उसमें? ये एक इलाका है जी, कोटली का नवाही इलाका है, राजा नसीर साहब का, जहाँ से ये भी नून लीग तहरीक इंसाफ के अखलाक साहब जीते हैं, चौधरी अखलाक साहब, ये उनका हल्का है। सहसा तहसील है और सरसावा उसका नवाही इलाका है। वहाँ पे एक नाला है जहाँ से बच्चे कोटली के भी आ जाते हैं, इधर के भी आ जाते हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुझे समझ नहीं आती कि एक ही मकाम पे हमारी ये नवीद साहब बहुत बदकिस्मती रही है कि जब हमारी सड़कों का इशू होता था, आप ये देखिएगा कि रावलाकोट जाते हुए एक ही मकाम से कई लोग शहीद हो गए गिर के, वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे, लेकिन उधर किसी ने साइड पर रिटेनिंग वाल नहीं बनाई, अब बन गई है। इसी तरह जनाब वाला ये पिछले फारूक हैदर साहब का, जो अजीज़ साहब का, ये बहुत बड़ा क्रेडिट था कि उन्होंने सड़क के साथ जो है वो बाकायदा जो है वो ऐसा वो बनाई प्रोटेक्शन के, वो गाड़ियाँ जो हैं वो नीचे ना गिर सकें। इसी तरह वादी नीलम में भी ये होता था। ये इसी तरह के एक वाक़या है कि ये एक मखसूस सा इलाका है सरसावा में, जहाँ पे पहले रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में, बिल्कुल आखिरी दिनों में, 2 9वीं क्लास के स्टूडेंट, जिनमें एक वो चौधरी असर साहब वकील भी हैं, साबिक पुलिस के मुलाजिम थे, उनका बेटा था, और उनके क्लास फेलो जो है वो जब आक हो गए थे। दोनों बच्चे जो हैं नौजवान 15-16 साल के, और 2-3 दिन पहले वहाँ पे 2 सगे भाई जो हैं वो नहाने गए हैं तो डूब गए हैं। ये समझता हूँ कि ये एक तो ये बात है, अवामी शऊर भी होना चाहिए, इंतज़ामिया को भी सख्ती करनी चाहिए, उधर खारदार तारें लगानी चाहिए, उधर अगर ज़रूरत है इंसानी जानों की कि एक आध अगर किसी सरकारी मुलाजिम या पुलिस के एहलकार की ड्यूटी लगा दी जाए, अवेयरनेस की जाए। और मेरा समझता हम सब का भी किरदार है कि हमें इंतज़ामिया के साथ मिल के ऐसे इश्तिहारात लगाने चाहिए, सोशल मीडिया पे इस मामले को उजागर करना चाहिए, उछालना चाहिए कि एक जगह पे, एक इलाके में हमारे जो हैं बच्चे डूब रहे हैं, नौजवान बच्चे डूब रहे हैं, और इंतज़ामिया जो है वो तवज्जो नहीं दे रही। तो रात को मुझे बता रहे थे कि शायद इसके ऊपर मीरपुर की जो है डिविजनल इंतज़ामिया है या डिविजनल पुलिस अफसरान है, उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया है, जो बड़ा खुशाइंद है। तो अल्लाह करे कि इस मामले को रोक के लोगों को, इंसानी जानों के ज़िया को बचाया जा सके। ये जो है वो खालिस्तन जो है वो नेकी होगी और अल्लाह ताला इसका अजर देगा वो जो लोग इसमें शरीक होंगे। देखें, गर्मियों का मौसम है, डेफिनेटली बच्चे जाते हैं तो वहाँ खारदार तारे लगाई जाएँ, वहाँ अवेयरनेस कैंपेन की जाए ताकि बच्चे वहाँ पे न जाएँ। इसी के साथ ख्वातीन आज़ाद, हमारे जो सवालात थे, आप लोगों के भी सवालात थे, कोशिश की है कि तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुँच सकें। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।